नमस्कार मित्रों, नमस्कार विनोद जी। बहुत बहुत नमस्कार आपको। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम अपने श्रोताओं से। जी, थ्रू लिटरेरी लेंस का एक नया अंक लेकर के हम हाजिर हुए हैं और जिस साहित्यिक रचना पर आज हम बात करेंगे, जी हाँ, हमें पूरा यकीन है कि आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसका नाम तो सभी ने सुना होगा जिसका साहित्य से कोई संबंध हो या ना भी हो, क्योंकि ये रचना ही ऐसी है विनोद जी, जो साहित्य की एक क्लासिक रचना होने के साथ साथ इतनी पॉपुलर है, इतनी मशहूर है कि रेलवे स्टेशन से जो हम किताब उठा के जर्नी के दौरान पढ़ते हैं, वहाँ भी लोगों ने इसको पढ़ा है और साहित्यिक कक्षाओं में भी पढ़ा है, साहित्यिक कोर्सों में भी, विवेचना में भी पढ़ा है। मतलब हर स्तर की ये रचना है। जी, ऐसी बहुत ही कम रचनाएं होती हैं किसी भी भाषा के साहित्य में जो कि उतनी ही प्रसिद्ध हों और उतनी ही विद्वतापूर्ण और साहित्यिक भी हों। या तो होता है कि रचना साहित्यिक होती है, एकेडमिकली बहुत उसका डिस्कशन होता है, लेकिन एक आम पाठक उसको पसंद नहीं करता। हाँ। या तो आम पाठक पसंद करता है किंतु उसमें साहित्यिक तक का पुट उतना नहीं होता। बहुत ही कम रचनाएं इस प्रकार की कालजयी होती हैं और उतनी ही प्रसिद्ध भी होती हैं। बिल्कुल, तो ये रचना आखिर है कौन सी विनोद जी? जी, मैं तो उसके लेखक का नाम बताऊंगा। पहले तो ये बताऊंगा कि उपन्यास है। आप उपन्यास। सोचें कौन सा उपन्यास। जी, और लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। जी, अब आपने बुद्धि सुलझा दी। जैसे ही आपने कहा कि धर्मवीर भारती, बस साहब ये है गुनाहों का देवता। बिल्कुल, इन दोनों के नाम एक से ये जोड़ी हमेशा हमारे दिलो ज़हन में जिंदा है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। जी, 1949 आप सोचें, 1949 में ये किताब प्रकाशित होती है और आज तक इसके कई संस्करण कई हो कई चुके। 150 से ज्यादा संस्करण इसके आ चुके हैं विनोद जी। अद्भुत बात है, किसी भी भाषा के लिए, किसी भी लेखक के लिए अपने आप में ये गर्व करने जैसी बात है। प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये पढ़ा एक रोमांटिक नॉवेल, और रोमांटिक नॉवेल जिनको पढ़ने हैं वो भी इसको पढ़ के गदगद हो उठते हैं। जी, जिनको मनोवैज्ञानिक नावल पढ़ना है वो भी पढ़ते हैं और वो भी गदगद हो उठते हैं इसको पढ़ के। और जिनको साहित्यिक नावल पढ़ना है, दार्शनिक नावल पढ़ना है वो भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब आप समझ गए कि कितनी ये कलात्मक जटिल रचना है, कितनी कॉम्प्लेक्स साहित्यिक रचना होगी। और इसमें प्री इंडिपेंडेंस में जो जिस प्रकार का इलाहाबाद का शहर था और उस प्रकार का समाज जिस प्रकार का था, एक रूढ़िवादी समाज था, आज़ादी मिल चुकी थी भारत को, तो धीरे धीरे तो मिलने वाली थी मिलने उसके वाली सेटिंग थी में। हाँ। सेटिंग में। हाँ। तो ये दो मेन पात्रों की कहानियां हैं। एक चंदर है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है और बाद में वो लेक्चरशिप वहीं प्राप्त कर लेता है। और सुधा है प्रोफेसर शुक्ला की बेटी, और प्रोफेसर शुक्ला चंदर के प्रोफेसर भी हैं और उसके मेंटर भी हैं। मेंटर गाइड हैं उसके। जी, उन्होंने उनको संवारा है, चंदर को सहारा दिया है। चंदर एक बहुत ही निम्न तबके से आता है और आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से भी डॉक्टर शुक्ला पर वो आधारित है, डिपेंडेंट है। बिल्कुल, और शुक्ला जी के घर का व्यक्ति हो जाता है, आना जाना, आना किसी भी समय रहना घर पे, तो एक घर का व्यक्ति जैसे हो जाता है ना कोई। और शायद- सुधा के साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती हो इस जाती प्रकार की दोस्ती जैसे कभी कभी लगता है कि भाई बहन बात कर रहे हैं, कभी बिल्कुल। कभी लगता है मित्र बात कर रहे हैं, मित्र सखी, बात कर रहे हैं, और कभी कभी प्रेमी प्रेमिका। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बातचीत का अंदाज और एक दूसरे को जो समझ पाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, दे शेयर इंटेलेक्चुअल स्पेस एंड इमोशनल स्पेस एज वेल, राजेश जी। यस। और शुरू शुरू में विनोद जी ये आभास होता है कि केवल एक रोमांटिक कहानी सा ये डेवलप हो रहा है। सुधा जी। चाय बनाती हैं, चाय पिलाती हैं चंदर को, तो कोई कुछ पाठक बोर होके शायद जो सीरियस पाठक हैं जी, और ना भी पढ़, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत ही मतलब आत्मिक क्षण भी आते हैं। जी। लेकिन आत्मिक क्षणों में भारती जी की ये विशेषता है कि सुधा और चंदर वो सीमा रेखा नहीं लांघते। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ समझने वाली बात यह है राजेश जी कि चंदर जो है वो सुधा को चाहता तो है। हाँ। यानी मैं यह कहूँगा कि रोमांटिकली भी चाहता है। हाँ। वो हाँ। और यदि चंदर पर कोई, जैसे कहे ना, किसी नैतिकता का बोझ न होता, हाँ। या उस समाज की जो रूढ़ियां थी उसका बोझ न होता, तो शायद वो सुधा के साथ विवाह ही कर लेता। यहाँ पर दो बातें हैं, एक चंदर और सुधा की जाति अलग अलग है बिल्कुल, और दूसरा उनका वर्ग भी अलग वर्ग है। भी अलग अलग है। क्योंकि वो प्रोफेसर की बेटी है और एक साधारण सा लड़का है, और प्रोफेसर के इतने उपकार हैं उसके ऊपर कि वो चाहकर भी अपने मन की बात नहीं कह सकता, क्योंकि उसको कहीं डर है कि शुक्ला साहब क्या समझेंगे, क्या उसकी इमेज रह जाएगी शुक्ला साहब की नजरों में।
तो ये जो मॉरल कैंपस है, नैतिकता है, जी। जिसमें जातिवाद घुला हुआ है, जातिवाद, घुला वर्ग, मिला है, ये वर्ग। सारी बातें एक जैसे ना इंटरसेक्शनलिटी की तरह उभर के आती हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है, इनको कोई एक्सटर्नल विलन नहीं चाहिए कि जो रोक रहा है सुधा और चंदर को शादी करने से, बल्कि चंदर की अपनी मानसिकता और सुधा का स्त्री सुलभ संकोच, जी। ये दोनों बातें मिलके कहीं एक रोड़ा पैदा करती है। कहीं मुझे ये भी लगता है कि सुधा का स्त्री सुलभ संकोच तो है, जी। कहीं ना कहीं सुधा ने भी ये जो जाति व्यवस्था है बिल्कुल, उसको बिल्कुल। इंटरनलाइज कर रखा है, और बिल्कुल। उसको शायद वो कहीं ना कहीं पितृतात्मक जो सत्ता सत्ता होती है उससे डर लगता है। उससे भी डर लगता यदि है। चंदर के बारे में अपनी फीलिंग्स पिताजी से कह दे तो शायद शुक्ला जी नाराज हो जाए। और ये जो चित्रण है भारती जी ने जो किया है, जिस नज़ाकत से इस बात का चित्रण किया है, जब सुधा की शादी की बात उठती है और चंदर भी उसमें हेल्प करता है, लेकिन सुधा व्यक्त करती है अपनी तरह से कि वो नहीं करना चाहती शादी, वो खुश नहीं है शादी से, और इसका छिपा संदेश ये भी है कि चंदर से वो प्रेम करती है और चंदर यदि पहल करे तो चंदर से शादी कर सकती है। लेकिन चंदर की जो मानसिकता है वो देवताओं सी मानसिकता, ऊंचा उठने की मानसिकता है कि नहीं नहीं, ये इतनी सारी चीजें, ये सेटअप ही ऐसा है जातिवाद का, और जो भी कि हमारा प्रेम जो है वो त्याग ही उसकी परिणति और हो कहीं ना सकती है। कहीं राजेश जी एक परोक्ष अपरोक्ष रूप से हाँ। हम भारतीय समाज में कम से कम इस प्रकार का संदेश हम देते रहे हैं कि प्रेम की उच्चतम सफलता इसी में है त्याग। यदि उसमें त्याग कर दिया त्याग कर दिया जाए, ये प्रेम की परम अवस्था है, पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है प्रेम और की। जो त्याग करने वाले भी उसमें सुख का अनुभव करते हैं, ये अपने आप में एक विडंबना है, और इसी विडंबना का शिकार चंदर हो जाता है। और भारती जी की सफलता विनोद जी इसी में है कि इस तरह के इस वास्तविकता को, जाति वर्ग की वास्तविकता को सटली उन्होंने सूक्ष्मता के साथ सूक्ष्मता से चित्रित किया है, और इस मिथ को भी तोड़ा है कि प्रेम की परिणति त्याग भी होनी चाहिए, क्योंकि चंदर ये मान के चलता है। सुधा देखिए चंदर के पैरों में सर रख के रोती रहती है घंटों घंटों, जी। ऐसे भी सीन्स हैं बिल्कुल। लेकिन चंदर का कहा मान के वो शादी के लिए तैयार हो जाती है, और चंदर को भी वैसे तो खुशी होती है कि मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। मुझे राजेश जी की लगता है कि कहीं ना कहीं चंदर के व्यवहार से ऐसा लगता है कि जब वो एक अच्छे लड़के के साथ सुधा की शादी होती है, उसमें पूरी वो सहायता भी करता है, हाँ। उसको लगता है कि उसने एक बहुत बड़ा काम बड़ा किया कार्य किया है। बहुत बड़ा काम किया, वो देवता के स्तर पर पहुंच गए हैं कि जिससे प्रेम करते हैं उसी का विवाह किसी दूसरे के साथ किए, और वो जो व्यक्ति है जो सुधा का पति है, पढ़ा लिखा है, अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा कमाता है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, उसको लगता है कि सुधा कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगी या खुश रहेगी। लेकिन यहाँ बात ये होती है कि दोनों प्रसन्न नहीं, एक तो सुधा प्रसन्न नहीं रह पाती, क्योंकि सुधा सीधा सीधा बाद में ये अभिव्यक्त करती है कि चाहे उसने विवाह तो कर लिया, पर वो इस तरह से लैंगिक संबंधों के लिए तैयार नहीं है। जिस पुरुष से वो प्रेम नहीं करती, केवल उसने शादी की है, उससे वो लैंगिक संबंध नहीं रख सकती। अब यहाँ ये होता है कि अपने प्रेम का जब त्याग करता है या नैतिकता के उच्च स्तर को, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मॉरलिटी को जब वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है चंदर, तो यहाँ एक संकेत हमें ये मिलता है कि इस प्रकार का त्याग जीवन में अगाध पीड़ा को जन्म देता है। और चंदर का एक तरह से विनाश आरंभ हो जाता है जब सुधा शादी करके चली जाती है। उसके बाद की जो मानसिक स्थिति और धीरे धीरे परतें खुलती हैं चंदर के मनोविज्ञान की, तो धीरे धीरे अपने को वो पूरी तरह अकेला और निरीह पाता है कि ये क्या हो गया मेरे हाथों। What I want to say, the disintegration of his personality begins there। बिल्कुल, विघटन आरंभ हो जाता है चंदर के व्यक्तित्व का। जिस तरह से वो दिनों दिन घर में बिना कहीं बाहर निकले पड़ा रहता है, जैसे तैसे डॉक्टर शुक्ला के पास जाता है, तो विघटन आरंभ हो चुका है। उसको हालांकि जॉब मिल जाता है, लेकिन वो प्रसन्न कभी नहीं दिखा। उसके बाद सुधा के शादी के बाद सुधा आती भी है, फिर भी वो अपने आप को अलग सा कर लेता है। सुधा प्रयास करती है हाँ। कि किसी तरीके उसके साथ इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो सके, लेकिन यहाँ एक ऐसी भी संभावना उत्पन्न हो रही थी बिल्कुल। कि शायद जब सुधा मैके आती है, जब चंद्र के साथ उसकी मुलाकात होती है, कहीं विवाहतर संबंध मतलब चंद्र ने तो मैरिज नहीं की, लेकिन सुधा स्टेब्लिश करना चाहती है, कम से कम भावनात्मक रूप से तो जुड़ना ही चाहती है चंदर से। लेकिन किसी न किसी तरीके से चंदर भी इस बात को नकार देता है। पत्र लिखना तक, उत्तर देना तक बंद कर देता है पत्रों के। जी, तो एक तरफ ये चंद्र और सुधा का प्लेटोनिक लव जिसे कहते हैं, आदर्शवादी प्रेम,
की कहानी है, लेकिन भारती जी प्रेम को समग्र दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग दृष्टियों से जी। इस नावल में लेके आते हैं, और यही इस नावल की सफलता है। एक तरफ तो मेरे ख्याल से भारती जी ने कहा कि इस तरह का अगर प्रेम होगा आदर्शवादी और जिसमें त्याग ही परिणति होगी तो ये विनाश का कारण बनेगा, नंबर 1। क्योंकि सुधा भी अंत में विनोद जी मृत्यु हो जाती है सुधा की, हालांकि वो बहुत ही दयनीय अवस्था अवस्था में में मृत्यु होती है। तो भारती जी कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रेम का लाना चाहते हैं। तो आदर्शवादी और त्यागमयी प्रेम तो विनाश का कारण बनेगा। तो साथ ही साथ शुरू से ही पम्मी उपस्थित है इस नॉवेल में, जो जिसके प्रति चंदर आता जाता है शुरू से, और बाद में शारीरिक रूप से भी आकर्षित होकर शारीरिक संबंध भी बनाता है पम्मी से। यानी यहाँ पर एक प्रेम का एक अदर एक्सट्रीम जी दिखाई देता है कि अभी पम्मी और चंदर के बीच में कोई भावनात्मक संबंध नहीं है, ना ही वे इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेबल है, जी लेकिन उनके बीच में दैहिक संबंध है, शारीरिक संबंध है, और वो शारीरिक संबंध बहुत तीव्रता के साथ चलता है, और इतना तीव्रता के साथ चलता है कि चंदर कहीं न कहीं जो अपना अपराध बोध हो, उस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए पम्मी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता जो है। चंदर कठोर हो जाता है सुधा की शादी के बाद, बिंती के प्रति भी कठोर हो जाता है, सबके प्रति, तो वो पम्मी का शारीरिक संबंध चंदर को कहीं फिर से सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। अब यहाँ एक जिसे बोलते हैं ना कि एक पैराडॉक्स जी। हमें दिखाई देता है चंदर के व्यक्तित्व में। एक तरफ वो प्लेटोनिक लव है सुधा के प्रति, और दूसरी तरफ पम्मी से उसका संबंध एक केवल शारीरिक है। जी तो ये दो अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं। हाँ। और हमें यह समझना पड़ेगा कि जीवन में प्रेम इस तरीके से एक्सट्रीम लेवल तक नहीं चल सकता, उसके लिए एक मध्यम मार्ग की आवश्यकता होती है। और मध्यम मार्ग लेके आती है बिंती। बिंती सुधा की एक तरीके से कजिन है, और वो एक मतलब सुधा जैसे संभ्रांत परिवार से नहीं आती है, वो एक आर्थिक दृष्टि से निम्न मध्यम परिवार से आती है। और उसकी माँ का बहुत बुरा बिहेवियर, बहुत बुरा बर्ताव बचपन से ही सहा है बिंती ने अपनी माँ का। पहले तो बिंती की शादी हो जाती है, किसी एक व्यक्ति से बिंती की शादी हो जाती है, किंतु शादी होते होते ही जो है कुछ आपदाएं आ जाती हैं, जातिगत संबंधी या कुछ सच झूठ वाली बात आ जाती है किसी बात में, हाँ शैक्षणिक योग्यता और संबंधी, संबंध वो टूट जाता है, संबंध वो टूट जाता है और बहुत बिखर करके मतलब दुखी होकर के बिंती लौट आती है। इससे पहले जब बिंती सुधा के घर में रहती है तो कहीं ना कहीं वो चंदर के प्रति आकर्षित होती है। ये आकर्षण पहले भाई बहन जैसा दिखता है, फिर दोस्तों जैसा दिखता है, लेकिन ये केवल दोस्ती नहीं है, कहीं ना कहीं बिंती के भीतर चंदर के प्रति एक आकर्षण है जो एक नौजवान स्त्री को, एक नौजवान सुघड़ सुशिक्षित पुरुष के लिए हो सकता है। हालांकि शुरू में देखिए बिंती को पता है कि सुधा और चंदर के बीच संबंध कितना गहरा है, लेकिन चंदर के त्याग की भावना का बिंती भी खुल के प्रशंसा करती है, देवता तुल्य कहती है चंदर को। हाँ। तो इस तरह से बिंती का भी एक तरह से उस त्याग में समर्थन, क्योंकि यहाँ एक समझने वाली बात है कि जो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है, या जो जिसको हम संस्कार कहते हैं या वैल्यू सिस्टम कहते हैं, मूल्य कहते हैं, उन मूल्यों से ऊपर उठ कर के स्वतंत्र तरीके से किसी सिचुएशन को एनालिसिस करने की कैपेसिटी शायद बहुत कम लोगों में होती है। बिल्कुल। तो इसलिए बिंती भी उससे नहीं उठ पाती, लेकिन धीरे धीरे जब सुधा की शादी हो जाती है और चंदर अकेला रह जाता है, और सुधा की दुर्दशा जब वो देखती है, तब उसे बहुत ही सटल तरीके से ग्रेजुअली ये रियलाइजेशन होने लगता है कि चंदर और सुधा ने कहीं सब कुछ ठीक नहीं किया। और उसी समय अपना जो चंदर के प्रति आकर्षण प्रेम है वो भी वो अभिव्यक्त करती है। अब उसको ये उम्मीद पहले नहीं होती है कि किसी भी परिस्थिति में चंद्र उसे स्वीकार करेगा, किंतु एक तो बिंती का विवाह विच्छेद हो जाता है, वो वापस आती है, वो जवान है, उसके भीतर भी एक उमंगे हैं, एक एहसास है, और कहीं ना कहीं चंद्र को वो चंद्र की इज्जत भी करती है, और उसके प्रति कहीं ना कहीं एक भीना भीना प्रेम महसूस भी करती है। तो उसको ये परवाह नहीं है कि उसका चंद्र के साथ क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, लेकिन संपूर्ण रूप से अपने को समर्पित करने के लिए वो तैयार है। और यहाँ नैतिकता आने नहीं आ देती। ये एक बहुत ऊंचा वाक्य कहती है बिंती। चंदर उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें छुआ तो तुमने कुछ प्रतिरोध क्यों नहीं किया? तो बिंती कहती है कि मेरा आपके प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो नैतिकता और अनैतिकता से कहीं ऊपर है। अब यहाँ मुझे लगता है कि भारती जी एक मौलिक बात करते हैं। बिल्कुल। बहुत बार हम संबंधों को, और खास करके स्त्री पुरुष के संबंधों को, या तो नैतिक मान लेते हैं या अनैतिक मान लेते हैं। तो नैतिकता और अनैतिकता के बीच में कोई हिंटरलैंड भी होता है। और देखिए सुधा और चंदर की ट्रेजेडी यही है कि नैतिकता अनैतिकता ने उनके संबंध को
कहीं का नहीं रहने दिया। बिल्कुल। और पम्मी के साथ जो संबंध है वो अनैतिक दिखाई देता है। वह अनैतिक दिखाई देता। हालांकि चंदर वह भी कहता है कि पम्मी के साथ जो मेरा संबंध है, चाहे शारीरिक हो, वो भी नैतिकता अनैतिकता से ऊपर है। और फिर ये उपन्यास जब बढ़ता है, धीरे धीरे सुधा की तबीयत खराब होती है। पहले मैके आती है, बहुत कमज़ोर हो गई है, पीली पड़ चुकी है, और फिर वापस जाती है। वापस जाने के बाद उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि तार दे करके डॉक्टर शुक्ला चंदर को बुला लेते हैं। और चंदर के पहुंचने तक वो इंतज़ार करती है, लेकिन चंदर पहुंचता है, डॉक्टर कोशिश करते हैं, सब कुछ होता है, किंतु चंदर के बहाव में वो अपना मतलब प्राण त्याग देती है, दम त्याग देती है। और उसके बाद जब चंदर वापस आता है तो अब स्थिति बदल चुकी है। अब हमें राजेश यहाँ एक साइकोलॉजिकल इसकी गुत्थी भी ये है जी। कि सो फार एज सुधा इज अलाइव, चंदर कैन नॉट प्रिपेयर हिमसेल्फ टू गेट मैरिड टू एनी गर्ल। बिल्कुल। तो ये जब वो साइकोलॉजिकली चली जाती, मतलब जब रहती ही नहीं है, जब रहती ही नहीं है, तब वो एक अलग स्थिति हो जाती है। और मुझे लगता है कि तब अगर इसको इस दृष्टि से देखें तो जब तक सुधा है तब तक वो देवता बना है हुआ है। बिल्कुल। जब सुधा चली जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब तो उसको वो इंसान देवता बनने की आजादी। हाँ, तो ही फॉल्स डाउन फ्रॉम द हाई पेडेस्टल ऑफ डेटी। बिल्कुल। और जो अंतिम सीन है इस नॉवेल का, बड़ा पुरजोर, बड़ा प्रतीकात्मक और बड़ा गहरा सीन है, जहां बिंती और चंदर जाते हैं सुधा की अस्थियां विसर्जित करने गंगा में, संगम में। बिल्कुल। और विसर्जित करते करते भी जो है चंदर बड़ा अनमना सा हो जाता है। सुधा भी अपना बिंती भी अनमनी है, पर चंदर थोड़ा सा विक्षिप्त सा भी हो जाता, धक्का दे देता है बिंती को, गिरते गिरते अपने आप को संभाल लेती है। और उसके बाद चंदर जो है वो बिखरी हुई राख, जो उस नाव में बिखरी हुई राख को अपनी उंगलियों पर ले बिंती की मांग भर देता है। राजेश जी, मैं तो कहूंगा कि जितने भी मैंने उपन्यास जी। पढ़े हैं, कहानियां पढ़ी हैं, जी। इस प्रकार का कमाल का अंत, अंत। बहुत ही जिसको कहेंगे ना आर्टिस्टिकली हाई लेवल का अंत जी, है। जी। क्योंकि इसमें दो तीन बातें हैं, आप अलग अलग इसके दृष्टिकोण हो सकते हैं, अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, विद्वानों ने की भी होंगी, करते रहते हैं। क्योंकि जो कलात्मक कृति है, जो उच्च दर्जे की कलात्मक कृति है, उसकी विशेषता यह होती है, उसके जितनी व्याख्याएं आप करते चलें और जिस प्रकार से करते चलें विद्वता के साथ और उसके प्रमाणों के साथ, उसके आर्गुमेंट के साथ, वो सारे के सारे व्याख्याएं स्वीकार्य होती हैं। तो अब ये आपने दो बातें की है। जी। एक बात आपने कही कि उस समय चंदर विक्षिप्त सा हो जाता है। हाँ। बिल्कुल विक्षिप्त सा हो जाता है। ही इज साइकोलॉजिकली हाईली डिस्टर्ब। जी। वो डिस्टर्ब इसलिए है कि जिस सुधा को उसने लड़कपन से देखा था, जवान होते हुए देखा था, जिसको वो प्रेम करता था, जिसके प्रति वो भावनात्मक दृष्टि से पूरी तरीके से समर्पित था, और इस जातिवादी नैतिकता ने रोड़ा बनाकर उसको दूर कर दिया। अब उसकी अस्थियां लेकर के जब वो गंगा नदी पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से कोई भी एक संवेदनशील व्यक्ति बिल्कुल विचलित हो जाएगा, और वो विचलित होता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि वो बिंती को वहां थोड़ा सा पुश कर रहा है, धक्का देता है। मुझे लगता है कि वो एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन, वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन इसलिए है, कहीं ना कहीं उसके अवचेतन पर एक विचार कौंधता है कि अब तो सुधा रही नहीं और बिंती मुझे चाहती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिंती के साथ मुझे विवाह करना पड़े, जो कि सुधा के साथ डिसऑनेस्टी होगी। रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वहां, आता है वहां, और इसलिए ही डज नॉट वांट टू पुश हर इनटू द रिवर, किंतु वो हो जाता है। और उसके बाद जिस प्रकार की मानवतावादी अंत होता है इस कहानी का, कि किसी व्यक्ति के मरने की राख उठा करके किसी लड़की के मांग भर दी जाए, तो इट कैंसल्स आउट ऑल द डिवाइन फोर्सेस। मतलब सुधा की जो आत्मा है, द स्पिरिट, द एसेंस ऑफ सुधा, वो इनके दाम्पत्य जीवन का आधार होगा, क्योंकि अब निभाना तो हमें ही है रानी, इस तरह का डायलॉग है वहां। बिल्कुल। तो अब ये जो बिंती है, अब बिंती को यदि आप सूक्ष्मता के साथ देखें तो इसमें सुधा का तत्व मौजूद है, उस प्रकार का प्रेम, उस प्रकार का स्नेह, उस प्रकार का समर्पण, और एक तरफ पम्मी की जो वेवेसिटी है, जो एरोटिक एलिमेंट है, वो भी मौजूद है। यानी बिंती ही एक ऐसी लड़की है जो कि रियलिस्ट भी है और सोशली एक्सेप्टेबल भी है, और वो शारीरिक मानसिक दोनों स्तरों पर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती है प्रेम के परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो तीसरा, दिस इज थर्ड वे जो कहेंगे, बिल्कुल थर्ड वे, मध्यम मार्ग आप इसको कह सकते हैं जी। वहां पर आके भारती जी ने इसकी समाप्ति की है।
लेकिन विनोद जी, जो इस उपन्यास का जो सेंट्रल टेंशन जो है, जो हाँ, मेटाफोर है, जो हाँ, इसके हाँ। शीर्षक में भी आता है, हम्म। गुनाहों का देवता, अभी- देवता होने का प्रयास है यदि चंदर द्वारा। जी, पहले तो हम कहेंगे कि देवता कौन बनता है। देवता जी। वह व्यक्ति बनता है जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, अच्छे गुण हो, जो दूसरों को उपकार करे, दूसरों को मदद करे, वो इंसान देवता कहलाता है। यहाँ इसका और मतलब आयरनी दिखती है, जी। विरोधाभास दिखता है जी। कि चंदर को लगता है कि वो ठीक लगता काम है कर रहा कि है। वो ठीक काम कर रहा है, सुधा का भला कर रहा है, सुधा की जीवन बढ़िया हो जाएगा, सुधा का जीवन, पर ऐसा है नहीं। वो भला करने के चक्कर में न केवल अपने साथ अन्याय करता है, बल्कि सुधा के साथ भी अन्याय करता है, बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला के साथ भी अन्याय करता है कि उनकी बेटी चली जाती है। कहीं न कहीं ये लाजमी था उस समय कि चंदर अपने मन की बात कह देता, जी, सुधा से कह देता, डॉक्टर शुक्ला से, ये होता कि न होती शादी, न होती शादी। कोई बात नहीं है। तो कहीं न कहीं मैं आप कितना भी कह लें कि जाति एक बहुत बड़ी बात है और गरीबी एक बड़ी बात है, उसके बीच अपने आप को असर्ट करना एक बड़ी बात है। फिर भी मुझे लगता है कहीं न कहीं चंदर ऐसी परिस्थितियों में था, जब अकेला होता है सुधा के साथ, तब भी अपने भावनाओं को स्वीकार नहीं करता। तो कहीं न कहीं मुझे वो सबमिसिव दिखाई जरूर देता है, कहीं हाँ, नहीं, हाँ। किसी न किसी कोण से। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सुधा तो अपने अपने हिसाब से अभिव्यक्त करती है जी। चीजें। अब बस वो इतना ही नहीं करती कि डायरेक्टली अपना प्रणय निवेदन चंदर से कर दे। अब मुझे उसको- लगता है कि उस समय कम से कम उस समय 70-80 साल पहले जी। किसी भी लड़की के लिए, किसी भी स्त्री के लिए इस प्रकार से संभव नहीं एक था। परोक्ष रूप से प्रणय निवेदन करना शायद स्वीकार्य न होता। न वो संस्कार के बाहर की बात हो जाती, और जिस परिवार से आती है वो शालीन परिवार से आती है। बिल्कुल। ये भी हमें ख्याल रखना। वो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही थी कि चंदर प्रणय निवेदन करे, बिल्कुल, और चंदर कम से कम बात करे। इनिशिएट करे, हो सकता है उसके बाद सुधा बहुत बोल्डली अपने पिताजी से बात कर लेती। और वो एक सीन विनोद जी है, ये सारी चीजें उसमें अनकहे भारती जी ने अभिव्यक्त किए हैं। लॉन पर जब वो शाम को बैठते हैं दोनों, जी, जी, जी। और उठते हैं, संधि प्रकाश जब रात घिराती है, हाथ में हाथ लिए उठते हैं, और एक ही बात कही है वहां पे उन्होंने कि नहीं, अब शायद बहुत देर हो चुकी। तो हाँ। ये जो भारती जी की जो स्टाइल है कि सूक्ष्मता से चीजों को जो अभिव्यक्त करने वाली बात है, और मुझे लगता है बड़ी- कि उनकी जो शैली है, उनकी जो जी। भाषा है, उनके जिस प्रकार से वो भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं, और इसीलिए ये उपन्यास इतना प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और इसके जो सीन्स हैं, इवन इनके साथ जो सुधा की सहेलियां होती हैं, जी। उनके साथ जो हाँ, सीन्स वो हैं, जो आती हैं एक हाँ। मुस्लिम बैकग्राउंड से होती हैं, जी, वो जी। मिलने आती हैं इनके जी। साथ बाद में, हाँ, चंद्र के साथ। हाँ। तो बिल्कुल। वो पहले भी मिलती हैं सुधा से, वो दोनों पेड़ के नीचे आसमान को देखते हुए घास पर लेटी रहती हैं, बातें करती हैं सुधा। तो कहीं न ये कहीं मुझे एक और लगता है कि शायद उस समय स्त्री चिंतन इस प्रकार से विकसित नहीं था, लेकिन इसको स्त्री चिंतन की दृष्टि से भी इस उपन्यास को देखा जा सकता है कि किस प्रकार से, अगर आप देखें तो सारे स्त्री पात्रों के भाग्य तो नहीं कहूंगा, उनके हिस्से जो आया वो पीड़ा आती है। बिल्कुल। सुधा के हिस्से पीड़ा आती है, बिल्कुल। बिंती के हिस्से भी पीड़ा आती है, पम्मी के हिस्से पम्मी भी के हिस्से भी पीड़ा आती है। हाँ। और वो जो एक मुस्लिम बैकग्राउंड से जी। लड़की आती है, वो भी अपने पति के साथ खुश नहीं है। नहीं है। वहां भी पीड़ा का जो है ना है। वर्णन दिखाई देता है हमें। बिल्कुल। तो किसी न किसी प्रकार से इस पुरुष प्रधान भारतीय समाज के अंतर्गत एक स्त्री के लिए क्या दुख ही बाकी बच गया है। तो ये भी एक, और पुरुष कहीं ना कहीं देवता बनने का प्रयास, अपने हिसाब से स्त्रियों को संचालित करने का प्रयास, उनका भला खुद डिसाइड करने का प्रयास करते हुए कहीं ना कहीं गुनाह कर बैठते हैं देवता बनते बनते। बिल्कुल। और साहित्यिक दृष्टि से देखें तो एक जाति विमर्श भी इसमें दिखाई देता है बिल्कुल। कि एक उच्च वर्ण स्वर्ण जो लोग हैं, जो उच्च जाति के हैं, और दूसरी तरफ चंद्र जैसे लोग हैं जो कि कम जाति से आते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। तो क्या ये आर्थिक एक व्यवस्था और उसको जाति जिस प्रकार से कॉम्प्लिकेट कर देती है, तो वो इतनी ऊंची उठ जाती है कि इंसान के भावनाओं का कोई मूल्य ही वहां नहीं रहता। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं क्या ये नॉवेल एक विनती करता हुआ प्रतीत होता है हमें कि जो भी हो, हमें चाहिए कि विनती के चरित्र द्वारा जी। ये एक विनती हमारे सामने आती है सबके सामने कि चाहे जो भी हो, जाति वर्ग कितना भी हो, कितना भी देवता बनने का प्रयास करें, हमें चाहिए कि हम जीवन सहजता से मध्यम मार्ग से जिएं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये नॉवेल, और ये सारी चीजें धर्मवीर भारती जी ने रोमांटिक नॉवेल में कहीं ना कहीं तो कही साहब वो ये है, ना कि सूक्ष्म तरीके से न मैं कही खुदा है। हूं, न तेरा इश्क फरिश्तों हाँ, जैसा। मैं खुदा हूँ न तेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं।
तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। बस क्यों इतने हिजाबों में मिले, तो चंदर और सुधा बहुत हिजाबों में मिला करते थे। जी जी। तो ये और भारती जी की अन्य रचनाएं जैसे कनुप्रिया है, जी जी। क्या अच्छा काव्य है, और बाकी जो सूरज का सातवां घोड़ा है, तो भारती जी का जो लेखन है उस पर और भी बातचीत आगे। मैं बोल रहा हूँ कि भारती जी के लेखन की एक बात है कि उसमें एक दृष्टिकोण है, जी आपको सोचने को मजबूर करता है। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो कि प्रश्न चिन्ह छोड़ देती है कि चंद्र का बिहेवियर ठीक था, हाँ। क्या सुधा को इसी प्रकार से पेश आना जाने दिया, क्या डॉक्टर शुक्ला इतने समझदार थे कि अपनी बेटी की दिल की बात नहीं समझ पाए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। ये नावल पढ़ते हुए विनोद जी मैंने और आपने कई बार इसका पुनर्कल्पना की। जी। दो अलग अलग तरीके से इस नावल की बीच में पुनर्कल्पना हम आप डिस्कस कर रहे थे। जी, कि जी। जब शादी के बाद सुधा आती है और आके चंद्र के पास बैठती है खटिया पर बाहर, तब से उस नावल का प्लॉट कुछ और हो सकता था। मैं वही कहता हूँ कि वहाँ प्रेम को हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करके, चाहे वो समाज के सामने ना आता, उस तरीके से भी चलाया जा सकता। एक 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 जैसे वो कहते हैं ना जी। कि लाउड थिंकिंग है। Loud क्या thinking कोई है। वेस्टर्न राइटर होता तो शायद इस प्रकार का नावल को मोड़ दे देता। दूसरा एक मेरी मित्र कहती हैं कि वो उस तरह से इमेजिन करती हैं इस नावल को कि जहाँ सुधा कहती हैं कि मैं उस पुरुष से लैंगिक संबंध नहीं रख पाती, तो अगर आज कोई नावल लिखता तो क्या सुधा तलाक लेके वापस आती और फिर चंदर से शादी करती। जी, एक तो तलाक लेके वापस आती, और आज जिस प्रकार का समाज होता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सुधा शायद अलग दो स्तरों पर जीने का भी प्रयास करती। हो सकता है। हो सकता है। तो ये अच्छे नावल की यही सफलता है कि कई बार आपको वो पुनर्कल्पना करने के लिए भी प्रेरित करे कि क्या ये ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था। किंतु भारती जी का एक अपना दृष्टिकोण है। जी। वे गुनाहों का देवता जब ये शीर्षक देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक संदेश उससे मिलता है कि आप देवता तो बन सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि गुनाहों का नहीं बनना है। तो बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देवता बनने के प्रयास में आप देवता बन ही नहीं सकते, गुनाह आप कर ही बैठेंगे। क्योंकि देवता अगर बनना है तो आपको इंसानों का स्तर छोड़ना पड़ेगा, फिर आप इंसान नहीं रहेंगे, फिर आप एक इंसान साधारण नहीं मानव की संवेदना लेकर के नहीं चल सकते कि संसार में। देखिए मैं आपको, जैसे ये देवता बनने वाली बात है ना कि चंद्र सोचता है कि मैंने भला किया लेकिन भला हुआ नहीं। एक छोटी सी घटना है, हमारी एक विद्यार्थी थी, बड़ी गरीब घर से आती थी। एक बार हम उनको छोड़ देते थे घर। एक बार हमने कहा आज हम नहीं छोड़ पाएंगे, आप ऐसा कीजिए, आप ऑटो करा के दे देते हैं, आप ऑटो में चले जाइए, 30 रुपए लेगा, 40 रुपए। वो बड़ी हिचकिचाई। हमने कहा ये क्यों, हम तो इनको ऑटो करके दे रहे हैं। सवाल ये था कि ऑटो उनके लिए भला नहीं था। जी बिल्कुल। ऑटो के 40 रुपए देने की उनमें कैपेसिटी नहीं नहीं थी। या तो उन्हें छोड़ दिया जाए या फिर उन्हें बस पकड़ा दी जाए, ये था। लेकिन हम अपनी समझ में ये सोचे कि इनको हम ऑटो करके दे रहे हैं, जी, तो से पहुंच जाएंगे। तो हम अपने परिप्रेक्ष्य यानी अपने दृष्टिकोण से कोई जी। चीज को किसी चीज की व्याख्या करते हैं, और सामने वाला के लिए वो व्याख्या सही है या नहीं है, ये भूल जाते ये हैं। हम भूल जाते हैं और सो कॉल्ड देवता बन जाते हैं, जो कि गुनाहों का देवता हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने नावल पढ़ा है वो फिर से पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा। तो जी आज बस इतना ही, गुनाहों के देवता पर बात खत्म करते हैं, और जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात करेंगे किसी और रचना के साथ। तब तक डॉक्टर विनोद आसुदानी को और मुझे राजेश आसुदानी रकीब को इजाजत आज्ञा दीजिए। दें। नमस्कार।